be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब पिछले 6-7 महीने से जो आप इजरायली एडमिनिस्ट्रेशन या तुर्की एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया देखेंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम पे हमें इजराइल और तुर्की के बीच में एक वॉर ज़रूर देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज़ हमने मिस कर दी, वो ये कि अगर आप 10 अप्रैल या 11 अप्रैल से देखेंगे, तो चाहे से इजरायली पीएम हो या फिर तुर्किश प्रेसिडेंट हो या इजराइल के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों या तुर्की एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, वो एक दूसरे को निशाना बनाते हुए काफ़ी सारे हार्श स्टेटमेंट्स एक दूसरे पे दाग रहे हैं। या फिर आप ये बताएंगे कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इजराइल इस तरीके से दर्शा रहा है कि तुर्की उनका नेक्स्ट टारगेट होने वाला है और तुर्की इस तरीके से दिखा रहा है कि इजराइल उनका टारगेट होने वाला है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे जब भी मिडिल ईस्ट में कोई नई वॉर होगी, उसमें इजराइल और तुर्की दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होंगे। और आप अगर 1-2 दिन पहले वाले आर्टिकल देखेंगे, जैसे 20 अप्रैल, 21 अप्रैल और इवन काफ़ी मीडिया हाउसेज़ में तो आज भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि तुर्की, खासकर अगर आज के टाइम पे जो उनके प्रेसिडेंट हैं, यानी कि जो तुर्की के प्रेसिडेंट हैं एर्दोगन, वो काफ़ी सारे ऐसे प्लान्स या फिर क्वाइटली, बहुत ही सीक्रेटली ऐसी चीज़ें प्लान कर रहे हैं और पास्ट में कर चुके हैं, जिससे हमें साफ-साफ ये अंदेशा लगता है कि इज़राइल के साथ में वॉर होगी। हालाँकि देखिए, तुर्की का जो एडमिनिस्ट्रेशन है या तुर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगन ऑफ़िशियली ये नहीं कहते हैं कि हम इज़राइल के साथ में वॉर लड़ने जाएँगे। लेकिन जो उनके एक्शंस हैं, वो यही चीज़ दर्शाते हैं और इसीलिए आपको ये आर्टिकल्स आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है, तुर्की हैज़ बीन क्वाइटली प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर एंड विद इज़राइल द प्राइमरी टारगेट। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इवन इसके बारे में क्या हुआ, अभी पिछले 2-3 दिनों में ज़्यादा बात भी हो रही है, जहाँ पे मैंने नेटो विल नॉट कोलैप्स, क्योंकि जो एस्थोपियन डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हमें बहुत भरोसा है यूनाइटेड स्टेट्स पे कि जब भी रशिया हमारे ऊपर अटैक करने आएगा, तो यूएस हमारे लिए डिफेंड करने के लिए खड़ा रहेगा। और पर्सनली मुझे अगर ऐसा लगे कि तुर्की के ऊपर अटैक करने के लिए नेटो से बाहर निकलना ज़रूरी है। हालाँकि देखिए, यूरोपियन जो पावर्स हैं, वो अपना एक और नेटो बना रही हैं, जैसे यूरोपियन नेटो के बारे में बात की जा रही है, वो धीरे-धीरे उसके ऊपर डिस्कशंस भी चल रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नेटो के अंदर ही इतने सारे लूप होल्स हैं ना, जिसकी वजह से आप तुर्की पे अटैक भी कर देंगे और आपको नेटो से बाहर निकलने की ज़रूरत भी नहीं है, जिसको मैं थोड़ी देर में बताऊँगा। लेकिन जो कैंट हैं, जोसेफ कैंट हैं, उन्होंने अभी थोड़े दिनों पहले काफ़ी ट्विटर के ऊपर पोस्ट भी किया था कि आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा कि यूएस जो है नेटो को छोड़ता हुआ नज़र आएगा। और मैं आपको बताता हुआ आया हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पहले थ्रेट का इस्तेमाल करते हैं, धमकियों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो उनके इंटेंशंस हैं वो पूरे हों, चाहे से वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हो या फिर वो किसी रीजन की तरफ हो। हर तरीके से हमें डोनाल्ड ट्रंप के ये थ्रेट्स पहले भी देखने को मिले हैं और आगे भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जो कैंट का मानना यह है कि यूएस नेटो से बाहर निकलेगा, जिससे वो इजराइल के साथ में मिलकर तुर्की को टारगेट कर सके। इस तरीके की सोच इनकी है और इसीलिए जो पहले सेक्युलर सीरियन गवर्नमेंट थी, उसको टॉपल किया गया, उसको जो थ्रोन था उससे हटा दिया गया और आज के टाइम पे एक फॉर्मर अल-कायदा और आईसिस लीडर एज अ प्रेसिडेंट आपको सीरिया के अंदर देखने को मिलेंगे। अब सीरिया ही क्यों पिक्चर में? क्योंकि ये इज़राइल का भी मानना है, ये तुर्की का ही मानना है और जिस तरीके से एक्शन लिए जाते हैं, इन दोनों के बीच में जो वॉर होगी, उसका थिएटर होगा सीरिया। यानी सीरिया के अंदर हमें ये वॉर देखने को मिलेगी, जिससे फिर आप एक प्रॉक्सी वॉर कह सकते हैं कि दोनों देश एक-दूसरे की लैंड पे ना लड़के, सीरिया एक ऐसे देश के अंदर अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं या एक वॉर और कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। बट मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ और मतलब तुर्की के प्रेसिडेंट ऐसा क्या प्लान बना रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ें कर रहे हैं, उससे पहले आपको ये देखना होगा कि पिछले 1-2 हफ्तों के अंदर बहुत ही ज़्यादा हार्श स्टेटमेंट एक दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पास किए गए हैं और ये सबसे बड़ा सिग्नल है, चाहे से इज़राइल की तरफ से हो या तुर्की की तरफ से। और इतने ज़्यादा इनके रिलेशनशिप बहुत बद से बदतर हमें पहले नहीं देखने को मिले हैं, जो अब हमें देखने को मिल रहे हैं। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर ने पहले इसकी शुरुआत करी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी स्टेटमेंट कौन-कौन से निकल के आए हैं। जहाँ पे इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो ये कहते हैं कि अगर आप तुर्किश गवर्नमेंट या तुर्किश एडमिनिस्ट्रेशन की बात माने, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जहाँ पे ये मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, तो ये फिर क्यों अपने ही कुर्दिश सिटिज़न्स का मैसेकर कर रहे हैं, उनका नरसंहार कर रहे हैं? और ऐसी क्या ज़रूरत आ गई कि जो ईरान के प्रॉक्सीज़ हैं या जो ईरान का एक रीजनल नेटवर्क है, जहाँ पे आप हमास, हिज़्बुल्लाह और हौथीज़ की बात करते हो और ख़ासकर जब हमास की बात की जा रही होती है, तो कहा ये जाता है इज़राइल की तरफ से, इल्ज़ाम ये लगाए जाते हैं कि जो तुर्की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हमास को पनाह देता है, उनको शेल्टर देता है और यहाँ तक कि सिटिज़नशिप भी दी जाती है। और बार-बार इज़राइल के पीएम ने कहा है कि अगर आप ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स को पनाह देंगे, आप उनको सपोर्ट करेंगे, जो आने वाले टाइम पे हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, तो हम कंट्री को नहीं देखेंगे, हम उस सिर्फ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, जैसा उन्होंने कतर के अंदर जब अटैक किया था, खासकर इज़राइल ने जब कतर के ऊपर बॉम्बिंग की थी। और इसी को लेके एर्दोगन भी अपनी तरफ से भड़काऊ स्टेटमेंट देते हैं कि जिस तरीके का इज़राइल का रवैया है लेबनान के अंदर, खासकर ये जो यूएस ईरान सीज़फायर के अंदर है, तो जो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो स्टेबिलिटी नहीं चाहते हैं। वो कहीं न कहीं अपने खिलाफ एक ऐसा एनिमी खड़ा करना चाहते हैं, जिससे वो हमेशा से पावर में रहें और इसी के बारे में बात की। और यहाँ तक तुर्किश ऑफिशियल ने तो ये स्टेटमेंट दे दिए थे कि आज के टाइम पे अगर आपको हिटलर देखना है, तो आज के टाइम पे हिटलर है इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर। और इवन वो इज़राइल के जो मिलिट्री एक्शंस आप गाज़ा में देख रहे हैं, लेबनान में देख रहे हैं, सीरिया में देख रहे हैं, वो एक तरफ ये इशारा कर रहे हैं कि इज़राइल अपने आप
एक ऐसा प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश कर रहा है जिससे कि तुर्की जो है उसका नेक्स्ट एनिमी हो सकता है। और आपको याद होगा क्या नाम है, इज़राइल के जो फॉरेन प्राइम मिनिस्टर हैं नेफाली बेनेट, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि क्यों तुर्की जो है वो इज़राइल का नेक्स्ट टारगेट होगा और क्यों तुर्की जो है नेक्स्ट ईरान है। हैव अ लुक एट दिस क्लिप एंड देन वी विल टॉक अबाउट अदर हार्श स्टेटमेंट्स। और जब एक बार वो हार्श स्टेटमेंट्स होंगे तब हम देखेंगे कि कौन-कौन से स्टेप तुर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगन के द्वारा लिए गए हैं। This is longtime Israeli politician, leader, Naftali Bennett, explaining Israel's next step. Here's where they're going next. Watch. A new Turkish threat is emerging. I want to be very clear. Turkey and Qatar have gained influence in Syria, are seeking influence elsewhere and everywhere throughout the region. And from here, I warn, Turkey is the new Iran. Erdogan is sophisticated, dangerous, and he seeks to encircle Israel. We can't close our eyes again. अब आपने वो क्लिप जरूर देख ली होगी जहां पे साफ-साफ मेंशन किया गया है इजराइल के फॉरेन या इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि किस तरीके से वो तुर्की को आज के टाइम पे देख रहे हैं। और इवन एर्दोगन ने तो ये कह दिया था कि इस पूरे रीजन के अंदर अगर पीस के लिए सबसे बड़ी रुकावट है वो है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर या फिर इजराइल एडमिनिस्ट्रेशन, और उनका सिर्फ एक ही मकसद है, दैट इज ग्रेटर इजराइल, और ईरान उसमें सबसे बड़ा रोड़ा है। अब आप मुझे समझिए, ग्रेटर इजराइल कोई इजराइल की ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है, लेकिन ये बार-बार काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा और इवन काफ़ी बार ये कहा जाता है कि बाइबल के अंदर भी इसकी डेफिनेशन दी जाती है। और अगर आप देखेंगे पॉलिटिकल ओपिनियन, तो ग्रेटर इज़राइल का मतलब ये है कि आज के टाइम पे जो इज़राइल का स्टेट जो एग्जिस्ट करता है प्लस वो टेरिटरीज़ जो इज़राइल ने 1967 में 6 दिनों की वॉर हुई थी उस टाइम पे गेन की थी, चाहे से वो वेस्ट बैंक हो या गाज़ा पट्टी हो या गोलन हाइट्स हो। और अगर आप बिब्लिकल डेफिनेशन देखेंगे, बाइबल की डेफिनेशन देखेंगे, तो उसमें कहा जाता है चाहे से पैलेस्टीन वाला रीजन हो, जॉर्डन वाला रीजन, लीबिया वाला, इराक वाला, सीरिया वाला, इन सारे रीजन को जब एक रीजन में आप एक साथ इकट्ठा करेंगे तब आपको ग्रेटर इजराइल देखने को मिलेगा। लेकिन कभी भी इजराइल ने अपनी ऑफिशियल पॉलिसी में यह नहीं कहा है, लेकिन काफी सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इस चीज के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं, जिसका रेफरेंस अभी एर्दोगन भी दे रहे हैं। और रिसेंटली अभी तुर्की के एफएम ने तो यह कह दिया था कि इजराइल बार-बार यह कहता है कि हमें खतरा है, सिक्योरिटी का डर है, हमें कभी भी अटैक किया जा सकता है, हमें नस्तो नाबूद किया जा सकता है। उसके बेसिस पे ये एक्सक्यूज देते हैं, मतलब इजराइल एक्सक्यूज देता है कि हां, हम क्यों एक्सपेंड कर रहे हैं, क्यों हम मोर लैंड एक्वायर कर रहे हैं, क्योंकि हमें डर है, हमें खतरा है कि हमें कभी भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो तुर्की के एफएम का मानना यह है कि इजराइल सिर्फ एक बहाना ढूंढता है, सिक्योरिटी थ्रेट का एक बहाना देता है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लैंड ऑक्यूपाई कर सके। हैव अ लुक एट दिस क्लिप आल्सो जो उन्होंने मीडिया इंटरव्यू के दौरान दी थी। İran'dan sonra İsrail düşmansız yaşayamaz biliyorsunuz. Bir retorik geliştirmek zorunda kamuoyunu ve diğerlerini şey yapmak için. Sadece Netanyahu yönetimin değil, muhalefette olan bazı insanların da, herkesin değil, Türkiye'yi bir yeni düşman ilan etme arayışında olduğunu görüyoruz. Politik dil olarak. Bu da aslında İsrail'de ilk önce sokak siyasetinin gerekliliği olarak ortaya çıkartılıp daha sonra devlet stratejisine dönüştürmeye çalışılan yeni bir husus. Şu anda hangi aşama? अब आपने ये क्लिप्स देख ली होंगी। अब ये आपस में आप देखेंगे ना कि दोनों तरफ से ऐसे हार्श स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं जो ये दर्शाता है कि नॉट ऑल इज वेल। और इसीलिए अब सब यही सोच रहे हैं कि तुर्की अटैक करे इजराइल से पहले, इजराइल आने वाले टाइम पे कभी ना कभी अपने ही लेवल पे एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेगा। मतलब जब आपको ये लगता है कि सामने वाला जो एनिमी है या एडवर्सरी वो हम पे अटैक कर सकता है, उससे पहले हम उसके ऊपर अटैक कर दें। सेम जिस तरीके से यूएस ने ईरान के लेकर स्टेटमेंट दिया था कि हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक इसलिए करी क्योंकि हमें लग रहा था कि ईरान जो है हमारे ऊपर अटैक करेगा। अब हालांकि जब व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी से पूछा जाता है कि आपने क्यों अटैक किए, क्या आपके पास में एविडेंसेस थे कि ईरान आपके ऊपर अटैक करने वाला है, तो बोलते हैं कि प्रेसिडेंट हैड अ फीलिंग। अब उसका तो कोई लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है नहीं, ना कोई रैशनल है। और अगेन यार देखो, जो इजराइल के इंटरेस्ट हैं वो अपने इंटरेस्ट हैं, जो तुर्की के इंटरेस्ट हैं वो अपने इंटरेस्ट हैं। मेरा काम यहां पे ये है कि मैं आपको सिर्फ सिचुएशन से अवगत कराऊं कि किस तरीके की सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है। सादा सीधा खेल ये है, हर एक रीजन में हर एक नेशन अपनी डोमिनेंस चाहता है, सिंपल दैट्स इट। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, आपको कई बार ये समझना पड़ेगा। अब कोई इजराइल को सपोर्ट करे दैट इज अप टू देम, कोई तुर्की को सपोर्ट करे दैट इज अप टू देम, कोई ईरान को सपोर्ट करे अगेन दैट इज अप टू देम। और आपका क्या मानना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आते हैं अगले सवाल नेटो के ऊपर कि तुर्की तो नेटो का मेंबर है, क्या यूएस को जरूरी है निकलना? देखिए, एक लूपहोल क्या है। मान लीजिए इजराइल जो है तुर्की पे अटैक कर देता है। अब इजराइल ने तुर्की पे अटैक कर दिया, उसके बाद में आर्टिकल 4 एक्टिवेट होगा कि सारे मेंबर्स को बिठाया जाएगा, डिस्कशन होगा और सहमति पे लाने की कोशिश की जाएगी कि देखिए हमारे ऊपर अटैक किया है, ये नेटो पे अटैक है। क्योंकि आर्टिकल 5 तो यही कहता है कि नेटो के किसी भी मेंबर पे अटैक होता है तो यह समझा जाएगा कि सारे मेंबर पे अटैक हुआ है। और सारे मेंबर अगर मान लीजिए इजराइल पे अटैक कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है इजराइल में नॉट स्टैंड, और उसमें यूएस भी आ जाएगा। और जिस तरीके से इजरायली लॉबी यूएस में काम करती है तो वहां पे भी बहुत बड़ा खतरा हो जाता है कि क्या यूएस इजराइल के अगेंस्ट जाएगा, उसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। तो लूपहोल ये है
कि मान लीजिए आर्टिकल 4 के तहत सारे मेंबर्स एक साथ आए और किसी भी मेंबर ने या काफी सारे मेंबर्स ने कंसेंसस के तहत सहमति नहीं जताई और उन्होंने आर्टिकल 5 को एक्टिवेट नहीं किया, तो नेटो इज नॉट बिकमिंग अ मेंबर ऑफ नेटो इज नॉट बिकमिंग अ मेंबर और पार्टी ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट और वॉर। और फिर ये जो वॉर है वो फिर इजराइल और तुर्की के बीच में चलती रहेगी। हाँ, कौन सा नेशन किस तरह साइड करेगा वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और काफी बार यूएस के इन्वॉल्वमेंट को लेकर बताया जाता है कि नेटो से एग्जिट लेना यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अदरवाइज तो फिर नेटो कंप्लीटली फेल हो गया ना, कि यूएस जो उसका सबसे बड़ा फाइनेंसर है, जो काफी टाइम से एक फाउंडेशन रखता हुआ आया है, वही इजराइल की तरफ साइड कर गया, तो फिर नेटो का अस्तित्व तो रहा नहीं। तो काफी बार इस स्टेटमेंट को लेकर कहा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि नेटो से बाहर निकला जाए तभी तुर्की पे अटैक होगा, तभी हमें कंफ्लिक्ट या वॉर देखने को मिलेगी। अब आगे एक एक करके समझते हैं कि कैसे तुर्किश प्रेसिडेंट ने स्टेप्स लिए हैं पास्ट के अंदर और आज के टाइम पे भी, जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग भी है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि कैसे हर एक लेवल पे तुर्किश प्रेसिडेंट ने तैयारियां करी हैं कि अगर वो इजराइल के साथ में कॉन्फ्लिक्ट पे जाएंगे तो तुर्की कहां स्टैंड करेगा। और खासकर मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो जिस तरीके की चीजें, बट उससे पहले अन अकेडमी आपके लिए लेके आया है एक सब्सक्रिप्शन जिसमें अब आपके पास में 48 घंटे बचे हैं। लोएस्ट प्राइस एवरेस्ट 16,999 में फ्लैट 60% ऑफ आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्लीज 48 घंटे बचे हैं, आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं जो आईएएस आईपीएस का सपना देखते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो प्लीज आप इस सब्सक्रिप्शन को एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। अब आप समझिए, एर्दोगन की काफी सारी ऐसी आदतें रही हैं जो ये दर्शाती हैं कि वो कैसे इजराइल को अपना टारगेट या इजराइल को एनिमी मानते हैं। पहली चीज जो मैंने आपको बताई, पब्लिकली एर्दोगन ने काफी बार हमास को प्रेस किया है, जो कि खुद एक मिलिटेंट ग्रुप है। उनको पैसा दिया, उनको शेल्टर दिया और खासकर उनको तुर्किश सिटीजनशिप भी दी। तो आप मुझे बताइए, जब आप किसी एक मिलिटेंट ग्रुप जो कि एक्टिवली टारगेट कर रहा है इजराइल को और आप उसको पनाह देते हो, तो आप क्या सिग्नल भेज रहे हो? आप यही तो सिग्नल भेज रहे हो ना, दैट यू आर आवर टारगेट। पहली चीज यहां पे आती है। और इवन एर्दोगन ने तो सजेस्ट भी कर दिया था कि तुर्की कोई एक मिलिट्री एक्शन भी ले सकता है, जिस तरीके से जो नागार्नो काराबाख वाला रीजन है, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में हमेशा से एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी रहा है, जैसे हमने वहां एक्शन लिए, जैसे हमने लीबिया में एक्शन लिए, वैसे ही एक्शन हम इजराइल के साथ भी ले सकते हैं। लेकिन इससे रिलेटेड भी काफी जो है ना वायरल वीडियोस देखने को मिले जो कि सच नहीं थे। पहला एक वायरल वीडियो ये हुआ जहां पे ये बोला गया कि लेबनान पे कोई अटैक होगा, ईरान पे कोई अटैक होगा, तो ये समझा जाएगा कि तुर्की पे वो अटैक है और फिर उसके बाद में हम इजराइल के अंदर इन्वेड कर देंगे। ऐसा तुर्किश प्रेसिडेंट ने कहीं भी नहीं बोला है। तुर्की ने यह कहा था कि हम इजराइल के अंदर इंटरवीन कर सकते हैं, जैसा हमने लीबिया और काराबाख रीजन में कहा। यह नहीं कहा था कि लेबनान और ईरान के ऊपर टारगेट कर रहे हैं तो हमारे ऊपर अटैक समझा जाएगा। इस चीज के बारे में उन्होंने कहा। दूसरा, जिस तरीके से जो सीजफायर हुआ था उसके बाद में भी इजराइल ने लेबनान में टारगेट किया हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप्स को, और ऑब्वियस सी बात है उस टाइम पे जब आप टारगेट करते हो तो काफी सारे रीजन में जो सिविलियंस होते हैं वो भी मारे जाते हैं। और अगेन यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है वॉर की, ये नहीं होना चाहिए, बट अब ये दुखद चीज है तो हम कुछ कर नहीं सकते इसके ऊपर। तो उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान मीडिएट नहीं कर रहा होता हम ये वॉर ज्वाइन कर लेते। अगेन वो भी फॉल्स क्लेम था, ऐसा कुछ भी तुर्किश प्रेसिडेंट ने नहीं कहा था। और ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे ही पहली बार सिचुएशन बनी है, 2010 में भी एक सिचुएशन हुई थी। अब वो सिचुएशन ये थी कि उस टाइम पे इजराइल ने ब्लॉकेड लगा रखा था गाजा की तरफ, और तुर्की जो है वो अपना एक शिप भेजता है जिसका नाम है मवी मरमरा, और ये मवी मरमरा मेडिटेरियन शिप की तरफ जाती है क्योंकि इजराइल का जो ब्लॉकेड था उसको ब्रेक किया जा सके। अब उस टाइम पे इजरायली फोर्सेस इस शिप को सीज कर लेती है, काफी सारे एक्टिविस्ट भी मारे जाते हैं, और उस टाइम पे तुर्की के जो प्रेसिडेंट एर्दोगन थे वो काफी ज्यादा फ्यूरियस थे और वो अपनी मिलिट्री भेजने वाले थे, यहां तक कि वॉर तक की सिचुएशन आ चुकी थी। बट उस टाइम पे जो तुर्की के सीनियर मिलिट्री जनरल्स थे उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और ये कहा कि नहीं, हम इस वॉर पे नहीं जाएंगे। लेकिन आज के टाइम पे वही जनरल्स पावर के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद में धीरे धीरे तुर्की के प्रेसिडेंट को शायद ये रियलाइज हुआ कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरे लॉयलिस्ट हों, जो मैं कहूं वही माने। और सेम केस आप चाइना में देख रहे हो, जो मिलिट्री पर्ज आपको देखने को मिल रहा है। और जब आप एक बड़े कन्फ्लिक्ट की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको अपने लॉयलिस्ट चाहिए होते हैं जो आपके जो डिमांड्स हैं या जो आप एक्शन लेना चाहते हैं उसको क्वेश्चन ना करें। क्योंकि अगर मिलिट्री के अंदर वो क्वेश्चन बढ़ने लगे, वो सवाल खड़े होने लगे, और मिलिट्री अगर मान लीजिए ऐसे सिचुएशन पे आ गई तो आपके पास में वो ताकत नहीं रहेगी जिससे आप सामने वाले एनिमी को हरा पाए। इसीलिए 2016 के बाद में जो 2/3 तुर्की के जनरल और एडमिरल्स थे, या तो उनको फायर कर दिया गया या फिर जेल में डाल दिया गया। और अब सपोर्ट किया जाता है जो इस्लामिस्ट हैं या जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं या प्रो ईरान फिगर्स हैं, उनको सपोर्ट किया जाता है यहां पे। इवन इजरायली डिप्लोमेट ने तो साफ साफ वार्न कर दिया था कि तुर्की जो है एक्टिवली एक फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयारियां कर रहा है, खासकर इजराइल के खिलाफ। और आप देखिए नए नए लॉस कैसे आए हैं, थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग है। और यही चीजें होती हैं जब आप थोड़ा डीप में जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वहां पे ऑडियंस टूटने लगती है। बट ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। जहां पे आज के टाइम पे मान लीजिए तुर्की में कोई भी नई बिल्डिंग बनाई जाएगी तो तुर्की का कानून यह कहता है कि आपको बॉम्ब शेल्टर्स वहां पे बनाने पड़ेंगे। फिर अब तुर्की के पास में एक्चुअली में अभी बहुत ही बड़े लेवल पे, मैसिव लेवल पे फ्यूल पाइपलाइन नेटवर्क है, फिर भी एक्स्ट्रा फ्यूल टैंकर्स और टैंकर्स मंगाए जा रहे हैं फॉर मिलिट्री यूज। इवन आप देखेंगे ड्रोन और मिसाइल प्रोडक्शन की जो रेट है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लाइव फायर नेवल ड्रिल्स आपको ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन में देखने को मिलती है। ये सारे इशारे ये दर्शाते हैं कि किस तरफ तुर्की मूव कर रहा है और कैसे एर्दोगन ने पूरा का पूरा कंट्रोल लिया। मतलब पहले ऐसा नहीं था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इन्होंने काफी सारे ऐसे स्टेप्स लिए। अब 2014 में एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही थी ईरान के जो पावरफुल रिवॉल्यूशन गार्ड है उनके खिलाफ। इस इन्वेस्टिगेशन को ये शट डाउन कर देते हैं और जो प्रो ईरानियन लोग थे उनका राइज आपको गवर्नमेंट में भी देखने को मिलेगा, मिलिट्री में भी देखने को मिलेगा। तो ये किस तरफ इशारा दर्शा रहे हैं?
आप स्टेप्स देखिए इनके, हमास को सपोर्ट करना, प्रो ईरानियन जो लोग हैं या जो जनरल्स हैं या जो मिलिट्री में लोग हैं, उनका राइज दिखवाना और साथ-साथ 2016 में एक फेल्ड कू अटेम्प्ट हुआ था। काफ़ी बार लोग इल्ज़ाम लगाते हैं एर्दोगन के ऊपर कि ये उन्होंने ही करवाया था, एक फॉल्स फ्लैग अटैक था और उसी के बाद में इनका मिलिट्री पर्स देखने को मिला जिससे कि अपने लॉयलिस्ट को ला सकें और जो लोग इनको सपोर्ट नहीं करते या जो सेंसिकल बात करते हैं, उन लोगों को इग्नोर किया जा सके। खासकर एक पैरामिलिट्री ग्रुप जिसका नाम है सादत, उसके फाउंडर को अपॉइंट किया गया था अदनान तनवीरवर्दी को, जो कि इनके टॉप मिलिट्री एडवाइजर थे और कहा जाता है कि इनकी एंटी इजराइल सोच है और ये एक इस्लामिक नेटो को भी हमेशा पुश करते हुए आए हैं। जहां तक आप बात करेंगे मिलिट्री प्रेजेंस की, तो तुर्की ने सोमालिया में, कतर में, बाकी सारी कंट्रीज में अपने मिलिट्री बेसेस बनाना शुरू कर दिया है। यहां तक कि ये हर एक उस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे ये इजराइल को टारगेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, तुर्किश इंटेलिजेंस तुर्की के अंदर ही काफी सारे जो इजरायली स्पाइज हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन करती हुई नजर आती हैं। अब वहां पे जिहादिस्ट ग्रुप्स हैं, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। ईरानियन इंटेलिजेंस एजेंट्स हैं, उनको भी इग्नोर कर दिया जाता है कि उन्हें पता है कि उनसे कोई खतरा नहीं है। हमारा जो प्राइमरी टारगेट है वो तो है इजराइल, और इसीलिए सीरिया और लीबिया में रेबल ग्रुप्स, जो आर्म रेबल ग्रुप्स हैं, उनको सपोर्ट किया जाता है और जो सीरिया के नए लीडर हैं अहमद अल शरा, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आप सीरिया की जब सदर्न बॉर्डर देखेंगे वहां पे भी इजराइल की प्रेजेंस है, तो वहां पे तुर्की जो है ज्यादा इंटरवीन नहीं करता क्योंकि फिर डायरेक्टली क्लैश आपको देखने को मिल सकते हैं। ये सारी चीजें थी, लेकिन उससे खासकर है 2014 में एक लॉ लाया गया। उस लॉ का नाम था मोबिलाइजेशन एंड स्टेट ऑफ वॉर रेगुलेशन। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो जहां पे 1990s लॉ के हिसाब से आपको फॉर्मली ऑफिशियली डिक्लेयर करना पड़ता था कि हां हम वॉर पे जा रहे हैं, वैसा कुछ नहीं होगा। अगर तुर्की के प्रेसिडेंट को यह लगता है कि कोई क्राइसिस आ चुका है या फिर कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन हो चुकी है, तो वो बिना फॉर्मल डिक्लेरेशन के वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं और पूरी की पूरी कंट्री वॉर पे एक साथ जाएगी। जैसे फैक्ट्रीज हो, शिप्स हो, प्लेन्स हो, ट्रक्स हो, प्राइवेट कंपनीज हो, सबके ऊपर जो कंट्रोल होगा वो होगा गवर्नमेंट का। सिविलियंस को ओबे करना पड़ेगा। जिन सिविलियंस को स्टैंड बाय पे रखा गया है कि अब आपको आर्मी में रिजर्व्स के तौर पे तैयार रहना है, उनको 48 घंटे में आना होगा। आपकी जो कारें हैं, विद इन 6 आवर्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर आपको सारी कारें मिलिट्री को हैंडओवर कर देनी पड़ेगी। तो सारी की सारी पावर जो है वो एर्दोगन के पास में आ चुकी है और इसी वजह से सारी गवर्नमेंट एजेंसीज हर एक तरीके से, चाहे पीस टाइम हो, कॉन्फ्लिक्ट टाइम हो, प्रिपेयर है अगर तुर्की इजराइल के साथ वॉर लड़ने जाता है। आपका क्या मानना है, आप क्या सोच रखते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। और आपको ये रिसर्च कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। Jai Hind, Jai Bharat, and always remember one thing: live in such a way that universe will be proud of you.